बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है विद्युत धारा। अध्याय नंबर 3 विद्युत धारा। अब तक जो हमने अध्याय 1 और 2 पढ़ा वहाँ पे हमारा जो आवेश था वो कैसा था? स्थिर था। लेकिन आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे हमारा आवेश स्थिर नहीं होगा। आवेश क्या होगा? चलायमान होगा, गति करेगा, त्वरित होगा। आवेश में क्या होगा? वेग होगा। ठीक है, आज क्या होगा? आवेश में वेग होगा। आप आवेश, धारा, इनके बारे में कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हों कि धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, इसके बारे में देखा हमने। देखो, जनरली ये जो जा रहा है कौन प्रवाह करता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश ही शब्द था वो, है ना। आवेश प्रवाह की दर क्या थी? आपकी धारा थी। तो उसी चीज़ पे आएंगे कि आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? धारा होती है। लेकिन ये धारा, आवेश प्रभावित होता कैसे है? शुरू में क्या होता है? अपने चालक होते हैं। चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन ने बात की थी मुक्त इलेक्ट्रॉन की। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर वाली कक्षा में क्या होते हैं? चक्कर काटते हैं। और नाभिक जो है इससे क्या होता है? बहुत ही कम बंध से बंधे होते हैं। बाहर कोई सी भी ऊर्जा इसको थोड़ी सी भी मिल जाए तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये अपना कक्ष छोड़ के चल देते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। इधर उधर चलेंगे तो क्या होगा? ये रैंडम गति करते हैं। रैंडम यानी आदर्श मनमाय उधर गति करते रहते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? ये टकराते भी रहते हैं। जब एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है? जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब उनमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जब शुरू में वो टकराते हैं तो मनमाय उधर चलते हैं। वो मनमाय क्या हो? उधर ही चलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, क्योंकि औसत गति जो होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। शुरू में क्या होता है? यहाँ पे जो शुरू में है, जब इसमें अपन ने कोई भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं कर रखा है तो ये क्या होता है? मन में आए उधर ही जाते हैं। देखिए, इससे आएगा, इससे टकरा जाएगा, टकरा के क्या होता है? कोई तो कहते हैं इससे आके यूँ टकरा गया, फिर यूँ चला गया, फिर यूँ चला गया, फिर यूँ चला गया, है ना। ऐसे ही अपने पास क्या होता है? एक और हो सकता है। यहाँ पे ये क्या हो गया? यूँ आ गया, ये निरस्त कर देगा इसको। ठीक है, यहाँ से यूँ आ गया, एक को निरस्त कर देगा। तो यहाँ पे धारा नहीं बह पाती। स्टार्टिंग में क्या होता है? धारा नहीं बह पाती। धारा बहाने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ ना कुछ लाना होता है। तो ये अपन क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। बैटरी के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह, हैं? केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ेंगे आप, है ना, वहाँ पे। तो बैटरी में क्या होती है? कुछ ऊर्जा होती है जो देता है। एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। जैसे हम उसमें क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, है ना, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने से क्या होता है कि वो जो अब मनमाय उधर भाग रहे थे ना, कौन? इलेक्ट्रॉन माइनस मनमाय जिधर जा रहे थे, इनमें क्या होता है? अब थोड़ी सी एक दिशा मिल जाती है इनको। क्या होता है? एक दिशा मिल जाती है। उस दिशा में क्या होते हैं? गति करने लग जाते हैं। एक दिशा मिल जाती है इनको, उस दिशा में गति करने लग जाते हैं। जब ऐसी गति होती है इनके मिलने से, देखिए यहाँ पे देखो कूल वायर और हॉट वायर लिखा हुआ है, समझ गए होंगे। जब यहाँ पे धारा प्रवाह करते हैं तो वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये तो अपने को पता है, हाँ, डिटेल में और देखेंगे। तो जब इस तरह होता है तो कुछ इस तरह होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक निश्चित टाइम से निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? फ्लो होने लगता है। इस प्रकार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है। इसी को तो हम धारा कहते थे। इसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आएगी अपने इस चैप्टर में। धारा क्या होता है ऐसे पढ़ना होगा। ओम का नियम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अपवाह वेग क्या होता है? काफ़ी चीज़ें हैं। ये तो मैंने आपको क्या किया? केवल स्टार्टिंग की है, नॉर्मल चीज़ें बताइए। तो चलिए अपन क्या करें? इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें। और डिटेल से पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉपी और पेन साथ में चाहिए, ताकि आप नोट्स भी मेरे साथ साथ बना सकें। ठीक है, तो कॉपी में हेडिंग डालनी है अपने को, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या चीज़ है उसके लिए। तो देखिए, परिभाषा तो वही है जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी। I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। लेकिन अब क्या हुआ? हम कक्षा 12 में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या होना चाहिए हमारा? थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हेडिंग डालिए धारा, और धारा की परिभाषा क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से किसी अन्य स्थान तक प्रवाहित होता है। ठीक है, धारा का मतलब होता है प्रवाह होना। धारा का मतलब ये होता है, विद्युत धारा, जल धारा। धारा बह रही है, बहने को क्या कहते हैं? हम धारा कहते हैं। प्रवाह को धारा कहते हैं। विद्युत का प्रवाह होना विद्युत धारा, जल का प्रवाह होना जल धारा। ठीक है, तो हम परिभाषा कुछ इस तरह लिखेंगे कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से किसी अन्य स्थान तक प्रभावित होता है तो इस आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
चीज़ मैंने वही बोली कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन क्या किया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना लिया। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड लिख देंगे और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। बता देंगे Q क्या है, I क्या है, T क्या है। अपने को पता ही है I क्या है, I आपकी विद्युत धारा है ना। Q क्या है, Q आवेश है और T क्या है, समय है। ठीक है, I विद्युत धारा, Q आवेश और T क्या है, समय को यहाँ पर ये व्यक्त कर रहे हैं। तो क्लियर ये बात, ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ये लिखा हुआ है I बराबर Q अपॉन T। ऐसा करता हूँ मैं, T बराबर 1 सेकंड ले लेता हूँ। T की जगह मैं क्या करूँ, 1 सेकंड रख दूँ, तो बताइए I बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। I बराबर क्या होगा, Q आ जाएगा। तो एक परिभाषा और बना सकता हूँ क्या, कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो क्या होगी, उस परिपथ की विद्युत धारा होगी। और इसको हम किससे दिखाएंगे, इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 डेफिनेशन होगी। पहली डेफिनेशन तो आप पढ़ते आए हो, दूसरा अपन ने I बराबर Q अपॉन T से बना लिया। तीसरा बनाना चाहो तो आप ये भी बना सकते हैं, आवेश और समय के अनुपात को धारा कहते हैं। तो आपके पास देखो 3 डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। समझ गए बात को। तो अब अपने से अगर विद्युत धारा की परिभाषा पूछी जाए, परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं समझाइए, तो आप ये बता सकते हैं। तीनों लिख के आ जाए परिभाषा, बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो आवेश होता है Q, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वही तो आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है। तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। तो वहाँ पे जो मेरे पास I बराबर था, ये मेरे पास था I बराबर Q अपॉन T, है ना। इस पे अपन क्या करें, Q का मान Ne रख दें, तो अपने पास I का मान एक ये प्राप्त और हो जाएगा, I बराबर Ne अपॉन T। ठीक है, धारा को जब भी पढ़ा जाता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रकार की धारा होती है। एक होती है औसत विद्युत धारा और दूसरी होती है तात्क्षणिक विद्युत धारा। ठीक है, औसत यानी एवरेज निकालना होता है। आपको कह देंगे T बराबर 2 सेकंड और T बराबर 5 सेकंड के मध्य बहने वाली धारा का औसत बताइए, है ना। और तात्क्षणिक धारा का मतलब ये है कि T बराबर 4 सेकंड में कितनी धारा थी, है ना, वो क्या हो गया, तात्क्षणिक हो गया। जब हमसे औसत धारा पूछी जाएगी, औसत विद्युत धारा का मान बताइए, तब हमें ये सूत्र काम में लेना है, I बराबर डेल Q बटा डेल T। डेल Q का मतलब आवेश में परिवर्तन, डेल T का मतलब समय में परिवर्तन। भाई इतना तो अपन जानते ही हैं। डेल Q का मतलब क्या हो जाएगा, Q2 माइनस क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। ठीक है, और डेल T का मतलब क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। यानी अंतिम आवेश में से प्रारंभिक आवेश घटा दो, अंतिम समय में से क्या करें, प्रारंभिक समय को घटा दें, ये आ जाएगा। तो जब भी हमसे एवरेज पूछा जाए तो हमें ये सूत्र अप्लाई करना है, I बराबर डेल Q बटा डेल T। लेकिन तात्क्षणिक पूछा जाए, है ना, उस वक्त क्या करना है, उस वक्त ये फॉर्मूला होता है, I बराबर लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल Q अपॉन डेल T। और ये अपन अच्छी तरह जानते हैं कि इसको हम अवकलन के रूप में लिख सकते हैं। यानी I बराबर क्या होगा, dQ बटा dt। यानी आवेश का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, T के सापेक्ष अवकलन करके ज्ञात करना है। भाई आपको क्यों दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए, जैसे मान लो अपने को यूँ दे दिया कि एक Q आवेश इस तरह दे दिया, Q बराबर दे दिया आपको 3t क्यूब माइनस 2t प्लस 5। ठीक है, यूँ दे दिया। और आपसे पूछ रहा है T बराबर 2 सेकंड पर, है ना, I का मान बताइए कितना होगा। हमसे ये पूछ रहा है T बराबर 2 सेकंड पर I का मान कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तात्क्षणिक पूछ रहा है ना, अपने से क्या पूछ रहा है, तात्क्षणिक पूछ रहा है, उस समय पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कौन सा करोगे, ये करोगे, I बराबर क्या लिखोगे, dQ अपॉन dt। I बराबर क्या होगा, dQ अपॉन dt। यानी इसका T के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करना आता ही है आपको। T की घात 3 का अवकलन क्या होगा, 3 तो क्या होगा, आगे आ जाएगा, घात क्या होगी, 1 कम हो जाएगी, 2t का 2 हो जाएगा, 5 का क्या होगा, 0 होगा। पता है ये तो अपने पास I जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 × 9t स्क्वायर माइनस का 2 आ रहा है। I क्या आ रहा है अपने पास, 9t स्क्वायर माइनस का 2। कितने पे चाहिए आपको, अपने को कितने पे चाहिए, T बराबर 2 सेकंड पर चाहिए। हमें कितने पे चाहिए, T बराबर 2 सेकंड पे चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं I का मान निकालूंगा क्या निकलेगा, T का मान क्या करूँ, 2 रख दूँ, T का मान 2 रख देता हूँ, 9 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2।
2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 को 36 है ना, -2 समझ गए। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 9 से गुणा किया 36, और 36 में से 2 गया, कितना आ गया बताइए कितना आ गया? तो 36 में से 2 गया तो अपने पास 34 आ गया। तो ये आपकी धारा आ गई 34 एम्पियर। ठीक है, इस तरह हम तात्क्षणिक निकाल सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। जब भी अपने से तात्क्षणिक पूछे अवकलन करना है, और अपने पास एवरेज पूछता है तो del Q अपॉन del T लगाना है। ठीक है, देखिए पर Q का मान भी निकाल सकते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये बताया कि I जो है वो किसके बराबर आया, dQ dt है ना, बटे में dt क्या आ गया। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, I dt बराबर क्या लिख सकता हूँ, dQ लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मैं समाकलन करूँ, dQ को इधर ले लेता हूँ है ना, और इधर इसका भी समाकलन कर लेते हैं, I dt। dQ का जब समाकलन करेंगे क्या आएगा, Q आएगा। और समाकलन कर रहे हो तो क्या करें, लिमिट भी लगा दें समय पे, t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, समय पे t1 से लेके t2 I dt है ना। I क्या हो जाएगा, dt डॉट नहीं होगा, ये dt जो है वो क्या होता है, इसका संकारक होता है, यानी t के सापेक्ष क्या करना है, मुझे समाकलन करना है। तो ये फॉर्मूला भी काम का है, कई बार काम आता है, न्यूमेरिकल वगैरह हल करने के ये काम आता है। ठीक है, बात करूँ मैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। जब आपने कहा I बराबर Q अपॉन T, तो Q का तो क्या हो गया कुलाम, और T का क्या हो गया सेकंड, तो इसका मात्रक कुलाम बटा सेकंड यानी कुलाम पर सेकंड कहा जा सकता है। और इसका जो मात्रक होता है इसको हम एम्पियर पढ़ते हैं है ना, एम्पियर AMP लिख देते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर मैं बात करूं कि विमा क्या होती है, इसकी विमा क्या होगी, ये खुद क्या है, एक मूल राशि है, इसकी विमा खुद क्या होगी, A हो जाएगी। ठीक है, इसकी विमा क्या होगी, A होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि इसका विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, हमें दिशा देखनी है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। थोड़ा गौर से सुनना इस बात को कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इंपॉर्टेंट भी चीज़ को डाल लेना कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है ना। चलिए यहाँ जो लिखा है वो बताता हूँ कि विभवांतर आरोपित करने पर धन कण जिस दिशा में गति करते हैं उसे विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव जो होते हैं, धन कण होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव होते हैं। पहले ये माना जाता था, ये प्लस है, ये जा रहा है, तो इस है ना, इसी को माना जाता था। और इधर ही हम क्या करते थे, धारा की दिशा लेते थे। ठीक है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, तो ये विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, इधर ही जाता है। जिस तरफ विद्युत क्षेत्र जा रहा है उस तरफ ही हम क्या करते थे, धारा की दिशा लेते थे है ना। हम ये मानते थे कि जो धन आयन है वही क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि धन आयन गतिमान नहीं होते, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विपरीत होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी धारा की दिशा है वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। धन आयन जिस ओर जाएगा उसकी दिशा में होगा, या फिर ऋण आयन यानी इलेक्ट्रॉन जिस ओर जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में होगी। समझ गए बात को, किसके तरफ होगा, I उधर ही जाएगा जिधर आपका क्या है, E है। ठीक है, I उधर ही जाएगा जिधर क्या है, प्लस है। लेकिन I क्या होगा, उसके विपरीत चलेगा, किसके, अगर माइनस के क्या होगा, विपरीत चलेगा। इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में बहते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसको आपने आवेश प्रवाह बोला, आवेश है ना, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, धारा की दिशा के विपरीत चलता है। धारा की दिशा की क्या होता है, विपरीत चलता है। शुरू में ये माना गया था कि धनायन चलते हैं तो धनायन की दिशा को धारा की दिशा ले ली गई थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि धनायन तो मूव नहीं होते, ऋणायन होते हैं। तो अब पहले जो चीज़ मान लिया उसी को मानना था, इसलिए हमने क्या कहा कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ये भी बता दिया आपको कि विद्युत धारा की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, अनुदिश होती है। जिधर विद्युत क्षेत्र लगता है उधर ही क्या होती है, धारा बहती है। अपने को पता है विद्युत क्षेत्र किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में धारा सदैव सेल के धन सिरा यानी उच्च विभव से ऋण सिरा विभव की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, अगर अपने पास बैटरी लगा हुआ है तो धारा की दिशा क्या होगी, तो आप धारा की दिशा उच्च से क्या बताएंगे,
निम्न की ओर बताएंगे, धारा की दिशा होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा इसके क्या होगी, विपरीत होगी। दोनों में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या होता है, धारा की दिशा के विपरीत जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के भी क्या होती है, विपरीत होती है। धारा और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है। किसकी तरफ, प्लस जिधर जाता है। ठीक है, हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो प्लस जिधर जाता है, हालांकि प्लस जाता नहीं है, माना गया था, लेकिन आप यही मानें कि प्लस जिधर जाता है, धनायन जिधर जाता है, विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होता है, उसी क्षेत्र में क्या होती है, धारा की दिशा होती है, उच्च विभव से निम्न की ओर। इतना याद रखना, ऊंचे से नीचे की ओर ही तो जाएगा। बहेगा कब, कोई चीज़ कब बहेगी, अपने पास कहते हैं ये है, कब बहेगा, ये एक ऊंचा और एक नीचा हो, इससे याद रख सकते हो। धारा यानी बहना, और कब बहेगा, ढलान की तरफ बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना। उच्च विभव से क्या होगा, निम्न विभव की ओर धारा बहती है। तो इससे याद हो जाएगा, उच्च विभव का मतलब प्लस और निम्न विभव का मतलब माइनस। ठीक है, याद रह जाएगी। कई बार पूछा जाता है कि धारा की दिशा को बताइए। ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाला हुआ, इस बात को भी ध्यान रखना कि सारे गतिमान आवेश से कोई विद्युत धारा बहे, इसकी गारंटी नहीं है। कई बार क्या होता है कि उसमें धारा बहती तो है, आवेश क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चलते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि कुछ इधर चलते हैं, कुछ इधर चलते हैं, कुछ इधर चलते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, और औसत गति क्या होती है, उनकी शून्य आ जाती है। यानी ये मान लो कि 5 लाख इधर आ गए और 5 लाख इधर चले गए, तो दोनों क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे धारा नहीं बह पाती, नेट तो आना चाहिए। तो यही चीज़ें आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि सभी गतिमान आवेश द्वारा विद्युत धारा स्थापित नहीं होती है। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार कि गतिमान आवेश द्वारा हमेशा विद्युत धारा होती है, तो नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती, किसी पृष्ठ से धारा प्रवाह के लिए उस पृष्ठ से नेट प्रवाह होना आवश्यक है। उससे क्या होना चाहिए, नेट प्रवाह आना चाहिए। यदि किसी पृष्ठ के बाईं ओर से दाईं ओर, पृष्ठ है बाईं ओर से दाईं ओर, तथा क्या हो, दाईं से क्या हो, बाईं ओर, समान प्रकृति के आवेश की समान मात्रा समान अंतराल में प्रवाहित होती है। समान प्रकृति के, है ना, समान प्रकृति के, और कैसा, समान प्रकृति के आवेश और समान मात्रा में समान अंतराल में, एक ही समय में समान मात्रा में इधर निकल गया, समान मात्रा में उधर निकल गया, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना वो। तो नेट आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस अंतराल में क्या होगा, इसका नेट प्रवाह क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अतः पृष्ठ में कोई भी धारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, कारण समझ गए। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि सभी गतिमान आवेश द्वारा विद्युत धारा स्थापित होती है या नहीं होती है, स्पष्ट कीजिए। तो अपने को ये सारा लिख के आना है। ठीक है, अपन ने बात की कि विद्युत धारा की दिशा होती है, लेकिन आपको ये बहुत परेशान करेगी कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे सर अभी आप दिशा बता रहे हैं, अदिश राशि की तो दिशा होती नहीं है। फिर भी ध्यान रखना, विद्युत धारा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। कारण बताता हूँ ये अदिश राशि क्यों होती है, ये कारण बताता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक धारा आई 2 एम्पियर की, ये धारा कितने की आई, 2 एम्पियर की आई, और यहाँ से एक धारा और आई, ये मेरे पास आ गए 3 एम्पियर की। कुल धारा कितनी होगी, कुल धारा कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 एम्पियर होगी। भाई 2 तार लगाएंगे तो धारा क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 एम्पियर हो गया। मैंने क्या किया, बीजगणितीय योग कर लिया डायरेक्ट। मैंने क्या किया, बीजगणितीय योग कर लिया, 2 + 3 5 कर दिया। मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि कितने डिग्री पे आ रहा है, सदिश योग नहीं किया। तो यही कारण है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सदिश योग नहीं कर रहे हैं, और सदिश योग नियम का पालन नहीं करने के कारण ही धारा को अदिश कहा जाता है। ध्यान रखना, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि धारा आपकी सदिश है या अदिश है, समझाइए क्यों। या कई बार यूँ लिख देते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, समझाइए क्यों। या फिर यूँ लिखाता है विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि इसकी दिशा होती है, फिर भी यह अदिश राशि क्यों है, समझाइए। तो आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है ना, जबकि इसकी क्या होती है, दिशा होती है। तो इतना सा कारण लिख के आ जाएंगे, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है, स्केलर है। दोबारा कह रहा हूँ, ये कौन सी राशि है, स्केलर है। ठीक है, अदिश है, समझ गए। क्योंकि इनका जब योग करते हैं तो बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग किस में होता है, अदिश राशियों में होता है। सदिश में तो क्या हो, दिशा देखनी चाहिए थी। भाई आप वहाँ पे 2 बलों को जोड़ा था, F1 वेक्टर + F2 वेक्टर, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, दिशा देख रहे थे ना। अगर आपको ध्यान हो, F निकालते थे तो क्या होता था, F1² + F2² + 2 F1 F2 cos थीटा, एंगल देखते थे ना। यहाँ हम एंगल तो देख रहे नहीं है,
एंगल तो हम यहाँ पे देख रहे नहीं है, इसलिए सदिश योग नहीं लगा रहे हम यहाँ पे, सदिश योग नियम नहीं लग रहा, इसलिए क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्लियर ये बात, नोट कर लिया हुआ आपने कॉपी में। अब बात कर लेते हैं हम धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। घनत्व अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, आवेश घनत्व पढ़ा था ना। आवेश घनत्व के लिए क्या करते थे, लंबाई में बात करते थे तो लंबाई का भाग, क्षेत्रफल की बात करते थे तो क्षेत्रफल का भाग, आयतन की बात करते थे तो आयतन का भाग कर देते थे, एकांक पे निकालते थे। यहाँ भी वही चीज़ है कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे ये बात लिखना, धारा के लंबवत है ना, वो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, धारा के लंबवत से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। मान लीजिए अपने पास ये कोई क्षेत्रफल है ना, यहाँ से जो धारा गुजर रही है, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, एक चित्र है अपने पास, वहाँ पे देखिए धारा गुजर रही है ना, ये धारा बह रही है। तो यहाँ पे जो ये है, इससे है ना, इस क्षेत्रफल से जितनी धारा गुजर रही है, इस क्षेत्रफल से क्या है, जितनी धारा गुजर रही है, एकांक काट का क्षेत्रफल है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, धारा घनत्व कहलाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ है धारा घनत्व। लेकिन कई बार क्या होता है अपने पास, कई बार क्या होता है कि ये इस तरह ना होके, इसको हटा दें अपन एक बार, इस तरह ना होके इस तरह हो जाता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, यूँ टेढ़ा हो जाता है। अगर ये टेढ़ा हो जाता है तो उतना थोड़ी गुजरेगा भाई, पहले वाली बात थोड़ी रही। थोड़ा और टेढ़ा कर दूँ यहाँ से, चलिए देखिए यहाँ से टेढ़ा और कर देते हैं, यहाँ पे अपन ने टेढ़ा कर दिया, इसको टेढ़ा कर देंगे तो क्या होगा, वो वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे लंबवत दिशा में लेनी पड़ेगी अपने को, क्या होगा, जो क्षेत्र सदिश है वो लंबवत दिशा में लेनी पड़ेगी। तो इसका जो क्षेत्र सदिश लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब लंबवत दिशा में लूँगा, ये देखिए ये दो दिशा आएंगे, एक ये आएगी और एक क्या होगी, ये आएगी। तो नीचे वाला जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। हमें तो ये वाला ही चाहिए, अपने को क्या चाहिए, ये वाला ही चाहिए ना, ए कोस थीटा, अपने को ये वाला ही चाहिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ए कोस थीटा लगा लेंगे। कब, जब आपका ये क्षेत्र लंबवत नहीं है, लंबवत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और लंबवत नहीं है तो अपन क्या करेंगे, कोस थीटा में ले लेंगे। तो ये तो कंडीशन उस वक्त की थी जब आपका लंबवत था, तो जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। यदि लंबवत नहीं है तो जे बराबर क्या लेंगे आप, आई अपॉन ए कोस थीटा लेंगे। जब मैं जे बराबर आई अपॉन ए कोस थीटा ले रहा हूँ, इसको इधर लेके आऊँ, इधर लेके आता हूँ, तो देखिए क्या बन गया आपके पास, जे ए कोस थीटा बराबर क्या हो गया, आई हो गया। अब ये चीज़ तो आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, अपन ने कई बार पढ़ लिया। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, ए बी कोस थीटा होता है। यहाँ भी तो ये लिखा हुआ है ए बी कोस थीटा, यानी जे ए कोस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे डॉट ए लिख सकता हूँ, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, आई आ गया, है ना। तो इसका मतलब साफ है, जो मेरा जे है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। तो ये भी लिख लेंगे कि धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसकी जो दिशा होगी, किसकी, धारा घनत्व की दिशा कैसी होगी, धारा की दिशा के अनुदिश होती है। जिस दिशा में धारा बहेगी उसी दिशा में ये धारा घनत्व की दिशा होगी। क्लियर। तो आप दोनों सूत्र याद रखेंगे, एक तो ये याद ही रह ही जाता है जे बराबर आई अपॉन ए, और दूसरा अपने को कौन सा याद रखना है, जे ए कोस थीटा बराबर आई, है ना। जब आपके पास थीटा दिया हुआ है उस टाइम में धारा घनत्व ज्ञात करने के काम आता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि धारा कैसे बहती है, इलेक्ट्रॉन के जाने से, आवेशों के गमन से, आवेशों के प्रवाह से, आवेशों के चालन से, तभी तो धारा बहती है। तो अपन बात करेंगे आवेशों को लेके कौन जाता है, एक आवेश को लेके जाएंगे, है ना, कैरियर करेंगे, उसका वाहक बनेगा तभी तो होगा। तो आवेशों को लेके कौन जाता है, हमारे पास तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो अपन छोटा सा देख लेते हैं कि ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, गैस में क्या होता है। जो अपने पास ठोस पदार्थ होते हैं उसमें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही होता है धारा। कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठोस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण ये होता है। अगर मैं बात करूं द्रव की, तो वहाँ पे क्या होता है, वैद्युत अपघटन के कारण होता है। धारा क्या होती है, वैद्युत अपघटन के कारण होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ना, वहाँ पे आपको बताया हुआ बैटरी के बारे में, वहाँ पे दो रोड वगैरह लगाते हैं तो उससे क्या होता है, धारा बहने लग जाती है ना। तो वहाँ केमिस्ट्री में ज़्यादा समझ में आएगी वैद्युत अपघटन चीज़। तो द्रव में क्या होता है, वैद्युत अपघटन के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आवेश चलते हैं धारा के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो कौन होते हैं, धन आयन भी होता है और ऋण आयन भी होता है, दोनों होते हैं। जब भी चालक की बात करूँ, इसमें ठोस में केवल ऋण आयन इलेक्ट्रॉन, जबकि द्रव में क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों होंगे, ठीक है। अब बात करें गैस की, गैस में क्या होता है, वैद्युत विसर्जन होता है, हाई वोल्टेज पे होता है ऐसा,
है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, धन आयन और इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से धारा बहती है, दोनों ही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद बात करें अर्धचालक, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, आपने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ रखा है। केमिस्ट्री में आपको बताया हुआ है अर्धचालक क्या होता है, अपन ने पढ़ रखा है ना, बैंड थ्योरी भी पढ़ रखी है, वहाँ पे सिद्धांत, होल वगैरह ये सारे पढ़ रखे हैं, तो वो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। तो जो अर्धचालक है जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल के प्रवाह के कारण धारा बहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल के प्रवाह के कारण धारा बहती है, समझ गए। अगर आपके पास धातु है जो चालक है, उसमें आपको पहले भी बताया हुआ है, चालक के बारे में बताया हुआ है, चालक विद्युत रोधी, पुराने चैप्टर में अपन ने बहुत चर्चा की है, दोनों ही चैप्टर में चर्चा की। फर्स्ट चैप्टर में हमने चर्चा की, सेकंड में भी चर्चा की। वहाँ पे क्या था कि आपका कहते हैं बीच में तो क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक से काफ़ी दूरी पे इलेक्ट्रॉन होता है, जो सहसंयोजी बंध वगैरह बनाता है, वो क्या होता है, उस पर इसका प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। और सामान्य यानी कमरे के ताप वगैरह पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपना कक्ष को छोड़ के गतिमान होने के लिए चल देता है। ठीक है, और उसी के कारण क्या होता है, आवेश का प्रवाह होने लगता है। ये चीज़ अपन ने समझ रखा है, तो यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को दोहराने के लिए आ जाइए, आप हेडिंग डालिए, चालक में विद्युत प्रवाह कैसे होता है। बड़ा टॉपिक है, अपने बुक में दिया हुआ है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिटेल में बताइए कि चालक में विद्युत प्रवाह कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। और अपनी मर्जी से करते हैं तो जैसे मान लो ये आया है ना, ये इधर चला गया, ये है तो क्या हो गया, इधर चला गया। ठीक है, ये है तो इधर चला गया, ये है तो इधर चला गया। और ये आपस में क्या होते हैं, टकराते भी रहते हैं, आपस में क्या होते हैं, टकराते भी रहते हैं और रैंडम गति करते रहते हैं। होता क्या है प्रारंभ में ऐसा होता है कि ये सब जब गति करते हैं तो सबका जब हम औसत वेग निकालते हैं, सबका क्या करते हैं, औसत वेग निकालते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो, ये लाखों की संख्या में होते हैं। ये जब सबका आप औसत वेग निकालते हैं तो वो क्या होता है, शून्य आ जाता है, नेट आवेश क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो धारा नहीं बहती है। धारा क्या होती है, नहीं बहती है। इतना लिख सकते हैं आप चाहें तो कि हम जानते हैं कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यादृच्छ है, यादृच्छ का मतलब होता है रैंडम, मर्जी से, है ना, रूप से गति करते हैं। ये अन्य गति कर रहे इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, टकराते हैं। और भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उनसे टकराते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा ऊर्जा जो मिली है, इसके कारण ये क्या करते हैं, और गति करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, परीक्षा में एक एक नंबर के डेफिनेशन पूछ सकते हैं। जैसे पहला डेफिनेशन अपने पास, मुक्त पथ क्या होता है ना। यहाँ बताएंगे कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई मुक्त पथ कहलाता है। डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई है वो क्या कहलाएगी, मुक्त पथ की लंबाई कहलाएगी, या मुक्त पथ कहेंगे। ठीक है, जब आप ये मुक्त पथ है ना, इनके लंबाइयों का क्या करें, औसत मान ले लें, तो इसको आप क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ कहेंगे। औसत मान लेंगे तो क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ कहेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से करते हैं। ठीक है, एक और होता है ये विश्रांति काल। विश्रांति काल के बारे में पूछते हैं कि माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगा समय, जो माध्य मुक्त पथ है उसको तय करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। और इसको इस तरह टी से दिखाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके टी लिखते हैं, है ना। तो परीक्षा में आपसे विश्रांति काल के बारे में पूछा जा सकता है, विश्रांति काल क्या होता है। ठीक है, देखिए चालक के अंदर विश्रांति काल तक ही क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण नियत रहता है। विश्रांति काल तक क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होता है, नियत रहता है। और इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, टक्कर कर लेते हैं और अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, खो देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दोबारा से वो क्या होते हैं, त्वरित करके गति करने लग जाते हैं। दोबारा से उनमें त्वरण आ जाता है और फिर वो रैंडमली गति करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपस में इस तरह टक्कर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आपस में टक्कर के पश्चात चाल क्या रहती है, उनकी अपरिवर्तित रहती है। ऐसा नहीं कि चाल कम हो जाएगा, टक्कर लगाने के बाद भी क्या होते हैं, वो चलते रहते हैं। और इनकी चाल की जो दिशा होती है वो क्या होती है, यादृच्छ होती है। टक्कर करने के बाद भी, जैसे मान लो ये आया और ये क्या हुआ, इससे टकराया तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मान लो इससे टकरा गया क्या हो गया, इधर चला जाएगा। और भी कोई होगा, है ना, ये इससे टकराया और इधर चला गया। ठीक है, या फिर ये है, ये हो सकता है इधर तो आया, इससे टकरा गया और इससे टकरा के क्या हो गया, इधर आ गया। तो इनकी दिशाएं जो होती है वो क्या होती हैं, यादृच्छ होती है, कोई नियमबद्ध नहीं होती है। ये दिशा क्या होती है, यादृच्छ होती है, कोई भी नियमबद्ध नहीं होती है ना।
यानी किसी भी दिए हुए समय पर इलेक्ट्रॉन की चाल की कोई अधिमानिक दिशा नहीं होती, यानी नियमबद्ध कोई भी दिशा नहीं होती। और यहाँ पे जब हम क्या करें, अतः औसत रूप से किसी एक विशेष दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई एक दिशा की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के ठीक बराबर होती है। इस अवस्था में अगर मैं देखूं और मैं यहाँ पर जब देखता हूँ कि मुझे इस दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, तो सपोज कीजिए मुझे इस दिशा में x इलेक्ट्रॉन मिले और फिर मैं देखता हूँ उसके विपरीत दिशा में कितने मिले, तो हम देखते हैं विपरीत दिशा में भी x ही मिले। कहीं पे भी जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, जितने आते हैं उतने जा रहे हैं, है ना, तो बैलेंस हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नेट विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगी, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं इसको, या कोई भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम क्या करें, समझिए इसके लिए आर त्रिज्या का एक बेलनाकार चालक पे विचार करते हैं। इसको समझाने के लिए हम क्या करें, एक आर त्रिज्या का बेलनाकार चालक ले रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। बेलनाकार जानते हैं आप, ये वर्ताकार भाग है, ये वर्ताकार भाग है, ये क्या है, वक्राकार भाग है ना। हम क्या करें, इस चालक के फलक x और y पर, ये x मान लिया और ये क्या कर लिया, y मान लिया मैंने, वर्ताकार भाग है ना, एक समान रूप से वितरित प्लस q और माइनस q आवेश की पराविद्युत पदार्थ से निर्मित समान त्रिज्या r की पतली चकतियों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। अपने पास दो चकतियाँ हैं, ये दो चकतियाँ हैं, ठीक है, पराविद्युत है ये, इनको क्या किया है, आवेशित किया गया है। इस पे तो प्लस क्यू आवेश दिया गया और इस पे क्या किया, माइनस क्यू आवेश उठा के इनके हमने क्या किया, चिपका दिया। अब देखिए प्लस माइनस है तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, जनरेट हो गया। समझ गए बात को। तो ऐसा करने से क्या हो गया, सिरे x और y के मध्य क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। इसकी दिशा कैसी होगी, तो इसकी दिशा इधर ही होगी, आपको पता ही है ना, प्लस से दूर जाता है, माइनस की ओर आता है। इसकी दिशा क्या हो गई, इधर हो गई, ये ई की दिशा आ गई, यानी दिशा कैसी हुई, x से y की ओर आ गई। यहाँ तक समझ हो गई। इसकी दिशा क्या हो गई, x से y की ओर आ जाती है। अब इसके कारण क्या होता है, बल लगता है भाई। इसमें क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पे एक बल कार्य करता है। बल कौन सा कार्य करता है, F बराबर क्यू ई, पहले पढ़ चुके आप। F बराबर क्या होता है, क्यू ई। लेकिन यहाँ क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो गया, Q की जगह माइनस का E ले लिया, तो F वेक्टर बराबर आ गया माइनस ई। ठीक है। अब ये जो बल लग रहा है ना, इसके कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। बहुत छोटी होती है, आगे भी पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, अफवाह वेग आएगी, वहाँ पे ये चीज़ और क्लियर होगी। आप तो यहाँ इतना ऐसे याद लगे रखिए कि जिसके फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या करते हैं, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा की दिशा के क्या होता है, विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो सारे क्या होंगे, विपरीत दिशा में गति करने लग गए, है ना। इसका मतलब एक दिशा प्राप्त हो गई, है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा में धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में प्रभावित होती है, अपने को पता ही है ना। इस स्थिति में क्या होगा, ये धारा प्रवाह क्या होगा, बहुत ही कम समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि बहता ही रहेगा, बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या हो गया, विभवांतर आ गया। इस प्रकार किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है, तब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, समझिए बात को। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उल्टा चलता है, विद्युत धारा की दिशा की क्या होता है, उल्टा चलता है ना। इससे क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगती है। इस पर क्या हो गया, औसत वेग 0 नहीं आया, इस वक्त क्या हो गया, औसत वेग 0 नहीं आया। तो इससे क्या हो गया, विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। ठोस पदार्थों की बात करें तो ठोस पदार्थों में क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के क्या होती है, विपरीत मानी जाती है। पहले भी बता चुका आपको, है ना। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये ठोस में, चालक में आवेश प्रवाह या जो विद्युत धारा कैसे बहती है, उसका वाहक कौन होता है, वो चीज़ है। इस प्रकार ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के वाहक होते हैं। ये चीज़ अपने को पूरा समझाना है, ये चीज़ क्या करना है, अपने को पूरा समझाना है। शॉर्ट एंड स्वीट में बात करें तो अपन ने ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं बोली। आप अपनी भाषा में ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई ना, इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स याद रख के क्या रखना है, अपन चालक लेंगे, चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और तापीय ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा के कारण क्या होता है, वो मुक्त हो जाता है। और क्या होता है, रैंडम यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। यादृच्छिक रूप से गति करते हैं तो और भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं, या आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। आपस में टकराने से क्या होता है,
ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और अपनी ये दिशाएं बदलती है। लेकिन जब हम किसी क्षण की बात करें तो एक दिशा में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे नेट आवेश नहीं होता है, वहाँ पे धारा नहीं बहती है। अब हम क्या करते हैं, धारा बहाने के लिए कोई ना कोई एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। वो बैटरी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्लस ले लिया और एक माइनस ले लिया। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहाँ से ये चलता है। इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके विपरीत दिशा में बहने लगता है। अब क्या होता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है। वो फोर्स किसके बराबर होता है, F बराबर होता है QE माइनस EE के बराबर होता है। इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिमान हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं और इनका दिशा क्या होता है, इनके विपरीत होता है। इससे क्या होती है, अब क्या हो गया, एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो अपने को क्या हो गई, दिशा प्राप्त हो गई। अब तो औसत वेग 0 नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया, आवेश प्रवाह होने लग गया, विद्युत धारा क्या हो गई, बहने लगी। पूरे जगह हमने बार बार यही विद्युत धारा की दिशा के बारे में चर्चा की है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप अपने शॉर्ट लैंग्वेज में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम में जो अपने पास प्रतिरोध आता है, प्रतिरोध क्या होता है, ये सब चीज़ जानने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।